नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। और सबसे पहले बात होगी हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार से पहले नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों की। चलिए देखते हैं नए पर्यवेक्षकों के चुनाव में हाईकमान ने क्या कुछ सावधानियां बरती हैं और उसका कितना कुछ फायदा प्रदेश कांग्रेस को मिल सकता है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस 12 साल से संगठन नहीं खड़ा कर पाई है। केवल प्रदेशाध्यक्ष और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों के फॉर्मूलों से ही काम चलाया जा रहा है, जिसका नतीजा कहीं न कहीं चुनाव में देखने को मिल चुका है। हाथ आई बाजी खिसकने की वजह से राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व से खासे नाराज दिखाई देते हैं। हरियाणा कांग्रेस को एक बार फिर मजबूती से खड़ा करने के लिए राहुल गांधी ने इस बार कुछ बड़े चेहरों को चुना है, जो प्रदेश में जाकर किसी के प्रभाव में न आए। उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर भी नहीं भेजा गया। सिर्फ एक एक जिले की रिपोर्ट उन्हें सीधे राहुल गांधी तक पहुंचानी होगी, ताकि वहां पर जिला प्रधान का चुनाव उसी रिपोर्ट के मुताबिक हो सके। टिकट वितरण के दौरान जिस तरह से ऑब्जर्वर के सामने हंगामे हर जिले में हुए थे, वो इस बार दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि राहुल गांधी सख्ती के मूड में हैं। गुजरात अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में ऑब्जर्वर्स लगाए हैं, उसके पीछे साफ संदेश है कि वे नहीं चाहते कि कोई मैनेज रिपोर्ट उन तक पहुंचे। कांग्रेस के मेहनती वर्करों को ही कमान मिलेगी, उन्हें बड़े नेताओं की छाया से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि नियुक्ति के समय ही साफ होगा कि वे किसी नेता की मेहरबानी से नहीं, बल्कि उनके काम की रिपोर्ट के आधार पर सीधे केंद्र से नियुक्त हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रधान खुद को बड़े नेताओं की छाप से बचा सकेंगे और उनके सामने काम करने का खुलकर अवसर भी रहेगा। प्रदेश में राहुल गांधी ने संगठन सृजन का फैसला ऐसे समय में लिया है जब उनके पास यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा अब 4 साल बाद होने हैं। ऐसे में बड़े नेताओं की दबाव वाली राजनीति को वे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कांग्रेस के असली मेहनती वर्करों का संगठन खड़ा हो, जिससे वे उल्टा प्रदेश के नेताओं पर दबाव बना सके, यहाँ के नेता सृजन अभियान में अपनी मनमानी न कर सके। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष का फैसला भी अभी तक लटका रखा है। गौरतलब है कि जिलों में संगठन सृजन के लिए गुजरात अधिवेशन के दौरान फैसला हुआ था। संगठन सृजन के फैसले के मुताबिक यहाँ पर ऑब्जर्वर भेजे गए हैं। पहले कहा जाता था कि कांग्रेस अधिवेशन में चर्चाएं तो अच्छी होती हैं, लेकिन उन पर काम नहीं किया जाता, यानी कि अमल नहीं होता। लेकिन अधिवेशन के 1 महीने के अंदर ही फैसले पर एक्शन होता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि ये नए ऑब्जर्वर्स संगठन सृजन के काम को कहां तक विस्तार दे पाते हैं और कहां तक बड़े चेहरे जो हैं इसको मानते हैं। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनकी न सिर्फ पार्टी के बड़े चेहरों के साथ गहन मंथन का कार्यक्रम है, बल्कि विधायक दल का नेता और संगठन विस्तार को लेकर भी कुछ बड़ा फैसला लेने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में देखिए। आखिरकार 11 साल के बाद हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार की तैयारी में अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। 4 जून को राहुल गांधी चंडीगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान संगठन विस्तार को लेकर तैनात 21 केंद्रीय पर्यवेक्षकों सहित स्थानीय नेताओं की ड्यूटी निर्धारित करेंगे। इससे पहले सहायक पर्यवेक्षकों के तौर पर स्थानीय नेताओं के नाम को लेकर भी दिशा निर्देश देंगे, ताकि उसी आधार पर स्थानीय नेताओं की गुटबाजी से हटकर नेताओं की नियुक्ति और संगठन का विस्तार हो सके। वहीं जिलाध्यक्षों और प्रदेश कमेटी के बनने के बाद ही कांग्रेस हाईकमान की ओर से विधायक दल का नेता चुनने की रणनीति पर भी बातचीत की चर्चा जोरों पर है। राहुल गांधी केंद्रीय पर्यवेक्षकों और हरियाणा के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके गाइडलाइन तय करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी प्रेस वार्ता भी करेंगे। हालांकि अभी तक राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर जगह निर्धारित नहीं है। इसके लिए हरियाणा कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस दफ्तर या किसी होटल का विकल्प रखा गया है।
आपको बता दें कि 21 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की कमेटी में कई दिग्गज जुटे हैं। अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेताओं की टीम के साथ स्थानीय स्तर के नेताओं की ड्यूटी भी इसमें तय होगी। जिस तरह केंद्रीय पर्यवेक्षकों में प्रदेश का कोई नेता शामिल नहीं हुआ है, उसी तरह सहयोगी पर्यवेक्षकों की तैनाती में भी किसी नेता की अपने जिले में ड्यूटी नहीं होगी। उसका उद्देश्य संगठन विस्तार में पारदर्शिता रखना है। कई बार गुटबाजी की भेंट चढ़ी संगठन विस्तार की तैयारी के बाद यह फैसला लिया गया है। दरअसल राहुल की मौजूदगी इसीलिए भी जरूरी मानी जा रही है कि कहीं फिर से संगठन विस्तार की तैयारी प्रदेश की गुटबाजी की भेंट न चढ़ जाए। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के 3 अलग अलग गुट माने जाते हैं। इन गुटों में शामिल नेताओं को चुनना सभी 21 पर्यवेक्षकों के लिए एक चुनौती बन चुका है, जबकि पर्यवेक्षकों का राज्य की राजनीति से ताल्लुक नहीं है। इससे पहले भी कई बार संगठन विस्तार की तैयारी गुटबाजी के कारण खटाई में पड़ चुकी है। बहरहाल अब कांग्रेस के संगठन विस्तार की रूपरेखा तैयार करने के लिए सांसद राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ होंगे और इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय पर्यवेक्षकों सहित नेताओं के साथ बैठक करके गाइडलाइन भी तैयार की जाएगी। और इसके बाद जैसा कि हमने कहा कि राहुल गांधी नेताओं को संबोधित करेंगे और अंत में प्रेस वार्ता भी की जाएगी। चंडीगढ़ से अभिषेक तक्षक के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की तरफ। हिसार के हांसी से पिछले दिनों एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 2 14 साल के बच्चों के बीच एक बेंच को लेकर कुछ कहासुनी हुई और लगा कि बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी। देखिए ये हैरत अंगेज वारदात की पूरी कहानी। हिसार के 7 रोड खुर्द के रेलवे स्टेशन के सामने गुरुवार को हांसी के रहने वाले 14 साल के किशोर ने मस्तनाथ कॉलोनी निवासी 14 साल के दीक्षित की अपने दादा की लाइसेंसी डोगा बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज किशोर का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने आरोपी छात्र और उसके माता पिता पर विभिन्न धाराओं शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब हत्या की वजह सामने आई है और वो ये है कि 1 साल पहले स्कूल में डेस्क पर बैठने को लेकर दोनों बच्चों के बीच विवाद हुआ था। उसी वक्त एक ने दूसरे को सबक सिखाने की ठान ली थी। किशोर का इरादा उस समय और पक्का हो गया जब दोस्त दीक्षित के माता पिता उसके घर शिकायत लेकर आए। मन ही मन उसने बदला लेने की ठानी। गुरुवार सुबह 5 बजे हांसी का रहने वाला 14 साल का किशोर सेना से रिटायर्ड अपने दादा की लाइसेंसी डोगा बंदूक लेकर बाइक पर सवार होकर गांव 7 रोड खुर्द पहुंचा। हांसी से चलने से पहले उसने मस्तनाथ कॉलोनी में रहने वाले क्लासमेट दीक्षित के घर पर कई बार फोन किया। फोन आने के बाद उसकी मां ने कॉल की तो पता चला कि कॉल करने वाला दीक्षित का क्लासमेट बोल रहा है। उसके बाद दीक्षित के परिजनों ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया था। मूल रूप से चरखी दादरी के झिंझर गांव के रहने वाले और सेना से नायक पद से रिटायर्ड प्रकाश अपने परिवार के साथ सैनिक छावनी के सामने मस्तनाथ कॉलोनी में रहते हैं। बेटा दीक्षित हांसी के निजी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी बेटी दीपिका ने 12वीं की परीक्षा पास की है। गुरुवार को छुट्टी होने की वजह से सुबह 6:30 बजे बेटे को दूध लेने के लिए उन्होंने भेजा था। वो एक्टिवा लेकर दूध लेने के लिए गया था। पिता के मुताबिक उनका फोन अपने साथ ले गया था। 7:15 बजे बेटे ने फोन करके कहा कि उसने दूध ले लिया है और वो घर आ रहा था। उसके बाद वो घर नहीं लौटा तो बार बार अभिभावकों ने फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। 7:29 पर एक महिला ने फोन उठाया और कहा कि लड़के को गोली लगी हुई है और वो तड़प रहा है। उसके बाद वो मौके पर पहुंचे और बेटे को शहर के जिंदल अस्पताल में लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि हांसी के रहने वाले किशोर ने बेटे की गोली मारकर हत्या की है। आज सुबह SHO सदर हिसार ने सूचना दी थी कि हनुमान नगर के पीछे रेलवे स्टेशन सातरोज पर झाड़ियों में एक मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे। इलाका बावजूद रेलवे था। मौका पर डेड बॉडी नहीं थी क्योंकि वो पब्लिक ने उठा के उसको जिंदल हॉस्पिटल लेके थे। उसको मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई, घटनास्थल का मुआयना किया। सुनने में आया कि दोनों DPS था कि RPS स्कूल के दोनों 10वीं कक्षा के छात्र थे, जिनकी उम्र दोनों की उम्र 15-15 साल है।
तो अभी पोस्टमार्टम करवाने लग जा रहे हैं। तो ये वाक़या कहाँ का था, किस तरीके से गोली मार दी गई, क्या बताया जा रहा है? अभी तो यही बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे वहाँ मिलने के लिए आए थे और आरोपी ने अपने दादा की बंदूक, उसका दादा फौजी है जो बैंक में नौकरी करता है, उसकी बंदूक घर से उठा लिया और दोनों बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उसने झगड़े में गोली मार दी। सर पहले से भी कोई रंजिश वगैरह थी? स्कूल की रंजिश थी, 9th क्लास की पिछली साल की, वो भी सिर्फ डेस्क में आगे पीछे बैठने की रंजिश थी और कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। तो अब पुलिस आगामी कार्रवाई क्या कर रही है अभी? अभी तो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं हम, कागज पूरे हो चुके हैं, उसके वारिस हमारे पास हैं। पोस्टमार्टम के बाद आरोपी की तलाश में हमारी 3-4 टीमें लिखड़ी हुई हैं, शाम तक हम राउंड अप कर लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्र सुबह वारदात के लिए घात लगाए बैठा था। उसे यकीन था कि दीक्षित घर से जरूर बाहर आएगा। उसके बाद जब दीक्षित दूध लेने के लिए एक्टिवा लेकर घर से निकला तो पहले से घात लगाए हुए किशोर ने उसे देख लिया। उसने उसका पीछा करना शुरू किया। दूध लेने के बाद जब दीक्षित ने घर पर फोन किया और बोला कि वो घर आ रहा था, उसके बाद किशोर ने दीक्षित से बात की और उसे सातरोड खुर्द के रेलवे स्टेशन की तरफ झाड़ियों में कच्चे रास्ते की तरफ लेकर पहुंचा। दीक्षित ने कच्चे रास्ते पर एक्टिवा रोकी तो उसके पीछे ही किशोर ने अपनी बाइक रोक दी। उसके बाद वो अपने दादा की लाइसेंसी बंदूक लेकर दीक्षित की तरफ बढ़ा तो बंदूक देखने के बाद दीक्षित कच्चे रास्ते पर दौड़ पड़ा। किशोर भी उसके पीछे दौड़ा और उसने फायर कर दिए। कमर में 2 गोली लगने से वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद किशोर मौके से फरार हो गया। काफी देर तक दीक्षित जमीन पर पड़ा तड़पता रहा। मिली जानकारी के मुताबिक वारदात करीब 7:15 बजे की है। स्टेशन के सामने बनी कॉलोनी में रहने वाली महिला चींटियों को आटा डालने के लिए कच्चे रास्ते की तरफ आई। उसी दौरान महिला ने फोन की घंटी सुनी। वो मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि एक किशोर जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा है और उसकी जेब में रखा हुआ फोन बज रहा है। महिला ने फोन उठाया और बात की। महिला ने पीड़ित दीक्षित के पिता प्रकाश को बताया कि उसके बेटे को गोली लगी हुई है और वो तड़प रहा है। पता चलने पर दीक्षित की मां और पिता मौके पर पहुंचे और बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उस वक्त तक दीक्षित की मौत हो चुकी थी। हिसार से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज हरियाणा। यमुनानगर के गुमथला कस्बे में एक पुल बन रहा है जो सालों से सिर्फ बन ही रहा है। कब पूरा होगा कुछ पता नहीं। 2019 से बन रहे इस पुल के पूरे होने की तारीख भी अब आगे बढ़ा दी गई है। पैसा पानी की तरह बर्बाद किया जा रहा है। अब जाकर चंडीगढ़ विजिलेंस टीम इसकी जांच के लिए आ गया है। ऐसे में उम्मीद ये है कि काम जल्द से जल्द पूरा होगा। यमुनानगर के गुमथला के पास नगली घाट पर बना नदी का पुल बनने से पहले ही कई बार विवादों में आ चुका है। कई बार इसकी जांच भी हो चुकी है। साल 2019 में स्कूल का निर्माण का काम शुरू हुआ था और ये पुल इसीलिए बनाया गया था क्योंकि यमुनानगर में कई गांव ऐसे हैं जो नदी के दूसरी तरफ हैं। ऐसे में इन लोगों को अगर जठलाना या गुमथला आना पड़े तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। हालांकि पास के गांव के लोगों के लिए यमुना नदी में नाव चलाई गई, लेकिन कई लोगों के खेत दूसरी तरफ होने की वजह से उन्हें स्कूल का भरपूर फायदा मिलने वाला था। लेकिन 5 साल से अधिक समय बीत गया है, अभी तक यमुना नदी पर बना पुल शुरू नहीं हो पाया है। इक्का दुक्का गाड़ियों को पुल से गुजरने की इजाजत तो है, लेकिन सही ढंग से पुल कब शुरू होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जबकि पुल के शुरू होने से पहले ही इस पुल को लेकर अब कई विवाद भी सामने आ चुके हैं और शिकायत चंडीगढ़ विजिलेंस तक भी पहुंच गई है। शिकायतकर्ता ने जो शिकायत विजिलेंस को दी है उसमें बड़ा मुद्दा पुल के दोनों तरफ अवैध माइनिंग का है। जब विजिलेंस चंडीगढ़ की टीम पुल की जांच के लिए नगली पहुंची तब भी पुल की अपस्ट्रीम पर 250 मीटर और डाउनस्ट्रीम पर 500 मीटर पर जबरदस्त माइनिंग हो रही थी, जो कि पोकलेन जैसी बड़ी मशीनों से की जा रही है। दिन में ही हो रही माइनिंग को लेकर अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया था कि पुल को बनाने के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और अभी से ही पुल के बैठने का भी खतरा है। हालांकि पुल के दोनों तरफ अभी सड़क नहीं बनी है। ऐसे में ठेकेदार ने कई बार पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया। शिकायतकर्ता ने इस पर साफ कहा कि ये सब कुछ अधिकारी अपने जेब में भरने के लिए कर रहे हैं। अगर पुल का निर्माण का काम जल्दी पूरा हो जाए तो फिर यहाँ माइनिंग होना संभव ही नहीं होगा, लेकिन अधिकारी नहीं चाहते कि इस पुल को जल्द पूरा किया जाए। हालांकि
विजिलेंस की ये तीसरी विजिट थी और अब जाकर इस पुल के सैंपल लिए गए हैं। तो वही बात सामने आ रही है कि पुल में अभी से ही दरारें नजर आनी शुरू हो गई। तो जब मॉनसून हरियाणा में दस्तक देगा और पहाड़ों पर जब बरसात होगी तो यमुना नदी तो उफान पर होगी। ऐसे में तब इस पुल का क्या होगा? नगली पुल जो है 2019 में बनना शुरू हुआ था और 2021 तक बनके कंप्लीट होना था और 2022 तक इस काम को जो अभी तक आपके सामने है ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब तक ये पुल चालू नहीं किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जो सड़क का काम है, चाहे यमुनानगर से आने वाली सड़क हो और यूपी की तरफ जाने वाली सड़क हो, उसका काम अब तक टच भी नहीं किया गया। और मैंने कंप्लेंट की थी कि इसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी कमियां हैं, उसकी जांच की जाए। जो लैब से बंदे आए हैं उन्होंने टेस्टिंग करी है, वो 1-2 दिन में रिपोर्ट देंगे। जो जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो टेस्ट है, जो सैंपल लेंगे वो फसल में जाते हैं, हमारे मधुबन जो लैब है, सरकारी लैब है, वहाँ से जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अभी से ही इस पुल को लेकर खतरा तो बना हुआ है और अधिकारियों का मौन और जानबूझकर उसको देरी करने के पीछे के कारण क्या है ये तो वही बता सकते हैं। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। और अंत में पंचकुला की वो दिल दहला देने वाली घटना जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग एक साथ काल के गाल में समा गए। एक साथ सबने खुदकुशी करने का फैसला क्यों लिया? आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी? जरा देखें ये रिपोर्ट। पंचकुला में करोड़ों के कर्ज ने खत्म कर दी एक साथ 3 पीढ़ियां। हिसार के कारोबारी परिवार के 7 लोगों ने किया सामूहिक सुसाइड। पहले सुनी बागेश्वर धाम की कथा, फिर उठाया खौफनाक कदम। वीडियो में गाड़ी के पास दिखाई दे रहा ये शख्स कारोबारी है जो कि अब मर चुका है। मूल रूप से हरियाणा के हिसार के रहने वाले इस कारोबारी ने पंचकुला में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के बाद पूरे परिवार के साथ ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि पूरा पंचकुला दहल गया। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 27 के एक मकान के बाहर खड़ी गाड़ी से पुलिस को एक ही परिवार के 7 शव मिले हैं। डीसीपी क्राइम के मुताबिक सभी शव देहरादून के कारोबारी परिवार के हैं जो कि मूल रूप से हिसार के बरवाला के रहने वाले थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि कर्ज से परेशान होकर सभी ने सामूहिक रूप से सुसाइड कर लिया। मौके से पुलिस को 2 सुसाइड नोट भी मिले हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस परिवार के सामूहिक सुसाइड की खबर आग की तरह तेजी से फैल चुकी है। वहीं चश्मदीद लोगों ने बताया कि कारोबारी का नाम प्रवीण मित्तल है जिस पर करोड़ों रुपए का कर्ज था और कर्ज से ही परेशान होकर परिवार के 7 लोगों ने जहर निकलकर अपनी जान दे दी। बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस एंगल की। फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। नंबर दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट्स इन लोगों के सबके वेरीफाई किए जा रहे हैं कि किस प्रकार के ये लोग अपनी गतिविधियां करते थे या किस प्रकार का इन लोगों का अपना एक सोशल मीडिया के ऊपर कार्रवाई थी। नंबर तीसरा, सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि गाड़ी कहां से आई है, कैसे आई है, और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हम लोगों को मिले भी हैं, वहां पर है। इसके अलावा जो इनके पुराने कैसा व्यक्तित्व था, कैसे कहाँ रहते थे और क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई फैमिली में कि पूरी की पूरी फैमिली ने जो है वो सुसाइड किया है। कुछ गाड़ी के अंदर से हमारी फोरेंसिक साइंस टीम को कुछ उल्टियां मिली हैं और कुछ ऐसा वो खाने का आइटम भी मिला है वहां पर, उसकी हम लोग अलग से जांच करवा रहे हैं। और आखिरी है हैंडराइटिंग का, जो हैंडराइटिंग हम लोगों को सुसाइड नोट पर मिली है उसको हम लोग अपनी फोरेंसिक टीम से वेरीफाई करवा रहे हैं। इधर मृतक कारोबारी प्रवीण के मामा के बेटे ने बताया कि कारोबारी प्रवीण पिछले करीब 12 साल से पंचकुला में ही रह रहे थे और कुछ साल पहले हिमाचल के बद्दी में स्क्रैप फैक्ट्री की शुरुआत की थी, जिसे बढ़ते कर्ज के कारण बैंक ने जब्त कर लिया था। वहीं आर्थिक दबाव बढ़ने के बाद
कारोबारी प्रवीण ने अचानक पंचकुला छोड़कर देहरादून शिफ्ट होने का फैसला किया और 5 साल तक किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। लेकिन इस बीच इन पर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज हो गया था, जिसके बाद कारोबारी प्रवीण परिवार के साथ कुछ समय पहले ही मोहाली के खरड़ आकर रहने लगे और टैक्सी चलाकर गुजर बसर करने लगे। लेकिन कर्ज ना चुका पाने के कारण उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इधर कर्ज के कारण बैंक ने उनके 2 फ्लैट, 1 फैक्ट्री और गाड़ियां पहले ही जब्त कर ली थी। फाइनेंशियली ठीक नहीं थे ये, मतलब बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे। मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। सर कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं, हाँ मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं ये। बहरहाल पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों के सामूहिक सुसाइड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इस मामले ने दिल्ली के बुराड़ी कांड के पन्ने भी सामने ला दिए हैं, जब साल 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों ने फंदा लगाकर सामूहिक खुदकुशी कर ली थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अन्य कई एंगल से भी जांच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं। पंचकुला से उमंग शोराण के साथ अतुल वर्मा, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। तो हरियाणा में इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा, इस प्रोग्राम स्पॉटलाइट हरियाणा में हमने आपको बताया। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी हफ्ते भर की नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।